हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें डेली बेस पे 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से अपने कवर करेंगे। अर्थमेटिक सेक्शन के जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे आईबीपीएस का एग्जाम हो आरआरबी का एग्जाम हो। यानी अर्थमेटिक जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स की क्वांट के अंदर, तो उसी को सोल्व करने के लिए हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, उनको डेली बेस पे लेके आ रहे हैं। तो यार इस वीडियो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक अब आपने कोई मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया तो गाइडली का मॉक टेस्ट बेहतरीन क्वालिटी है और इंडिया के नंबर 1 फैकल्टी के द्वारा तैयार किए हुए क्वेश्चन है। एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेटली यही क्वेश्चन मिलेंगे, यही लेवल आपको एग्जाम का मिलेगा। तो मॉक टेस्ट अभी तक परचेज नहीं किया तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गाइडली का, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और इसी के साथ इनका जो वीडियो कोर्स है और जो लाइव क्लासेस है वो आपको फ्री में मिलेगी अगर आप एक ही मॉक टेस्ट ले रहे हो। यानी एक ही दाम पे आपको सारी चीज़ें मिल रही है यार, तो डेफिनेटली और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो एक ही क्लिक पे लीजिए और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाकर जल्दी से परचेज कर लीजिए। और बहुत सारे बेनिफिट है उसके, आपको टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा डेडिकेटेड, और इसी के साथ साथ आपको जो है वो 100% कैशबैक होगा अगर आप किसी भी एग्जाम के अंदर सिलेक्टेड होते हो तो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं। देखिए, अपने को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। आज अपने परसेंटेज टॉपिक से 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास कि ए बी सी एफ सी के पास 250 रुपये की धनराशि है, सी के पास ए की धनराशि की 3/4 राशि है तथा बी के पास सी से 50 रुपये कम धनराशि है। तो ए के पास कितनी धनराशि है? देखिए एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली, चाहे आरआरबी पीयू का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम हो, सेम क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक का देखने को मिलेगा प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं किस तरह से करना है। देखिए ए बी सी के पास कितने रुपए हैं? ए बी सी तीनों के पास कितने रुपए हैं? 250 रुपए हैं। ठीक है, अब सी के पास जो धनराशि है, ए की धनराशि की 3/4 है। देखिए ए सी और बी, अब 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4। तो ए के पास तो होगी 4 और सी के पास 3/4 तो कितनी हो जाएगी? 3 रुपए। यानी 3x और 4x अपने पास आ जाएगा। 3x आ जाएगा सी के पास, 4x आ जाएगा ए के पास। आगे क्या बोला कि बी के पास सी से 50 रुपए कम है। तो देखिए सी के अंदर अगर 3x है सी के पास, तो बी के पास 3x - 50। ठीक है, इस पूरे का टोटल कितना है? 250 रुपये है। तो इस पूरे का देखिए 4 और 3 7 और 3 10x - 50 बराबर 250। तो 10x के बराबर अपने क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा और x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। अब अपने से पूछा गया कि a के पास कितनी धनराशि है, तो a की जो वैल्यू है वो 4 है और 4 को अगर 30 से करेंगे तो 120 रुपये आ जाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हम सभी क्वेश्चन आपके लिए कवर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पी क्यू एवं आर को मिलाकर उनके पास 150 रुपए की धनराशि है। देखिए पी क्यू और आर तीनों के पास कितने रुपए हैं? 150 रुपए। ठीक है, क्यू के पास पी से 25% अधिक धनराशि। देखिए क्यू और पी के बारे में होता है कि क्यू के पास जो पी से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। अगर पी के पास 4 है तो इसके पास कितने होंगे? 5 होंगे। यानी 4 से बढ़कर 1 5, तो इसके पास होंगे 5। इसको अपने मान लेते हैं x में। आगे अपने को क्या दिया हुआ है? अब आर के पास क्यू की धनराशि का 5वां भाग है। देखिए आर के पास जो है ना क्यू की जितनी धनराशि है उसका 5वां भाग है। यानी इसका 5वां भाग कितना होगा? 5x × 1/5। तो कितना हो जाएगा? 1x हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब अपने को बोला है कि इन सभी का टोटल 150 है और अलग अलग इनका अपने को दे रखा है। तो इनको अगर टोटल करते हैं तो अपने पास आता है 10x। 10x की वैल्यू 150, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। और अब अपने से पूछा गया p के पास कितनी धनराशि है, तो p का मान कितना होगा? x का मान 15 है तो p का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो p के पास कितनी धनराशि आ गई? 60 रुपए। एक विक्रेता ए किस्म ए की चावल जिसका मूल्य 60 रुपए प्रति किलो था। देखिए किस्म ए का अपने को चावल दे रखा है जिसकी कीमत अपने को दे रखी है 60 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी 60 रुपए अपने को दे रखे हैं प्रति किलोग्राम के हिसाब से 60 रुपए अपने को दिए हुए हैं तथा 14 किलोग्राम। यानी इसकी क्वांटिटी कितनी थी अपने पास? 14 केजी की क्वांटिटी थी और 60 रुपए प्रति किलो अपने को चावल दिए हुए थे ए टाइप के। इसके बाद अपने को क्या बोला था? किस्म बी के 18 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया गया। अब किस्म बी के जो चावल है वो अपने को 18 केजी दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनका रेट जो वो अपने x मानेंगे क्योंकि रेट इनका अपने को नहीं बताया हुआ। अब ये बोलता है कि इन दोनों को मिक्स किया जाए और उस मिक्सर जो अपना बनेगा उस मिक्सचर को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए। ये उसे 100/3% का लाभ हुआ। यानी 65 रुपये प्रति किलोग्राम पे अगर बेचेगा तो उसको लाभ कितना होगा?
उसको लाभ हो जाएगा 100/3% का। तो किस्म बी के चावल का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, यानी ये चीज अपने को बतानी है कि ये कितनी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है 2016 आरआरबी पीओ में ये क्वेश्चन। तो देखिए किस तरह से करेंगे। पहले अगर इसकी बात की जाए तो अपने को क्वांटिटी दी हुई है और प्राइस अपने को दे रखा है, तो अपने बता सकते हैं कि इनका टोटल सीपी कितना होगा। तो इसका अपना टोटल सीपी होगा अपने 840 रुपए। इसका अगर बात की जाए तो अपने पास 18x आ जाएगा टोटल सीपी। अब दोनों का टोटल सीपी अपने को आ गया। और लाभ की गणना किस पे होती है, लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, सीपी पे होती है। तो देखिए टोटल सीपी अपने पास कितना आ गया 840 प्लस 18x। अब देखिए अपने को क्या दिया कि लाभ जो होता है वो 100/3% होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 100/300 यानी 1/3 उसको लाभ हो गया। अब देखिए अगर 1/3 उसको लाभ हो गया तो इसमें देखिए अपने क्या करेंगे कि ये अपना क्या है सीपी है, ये अपना लाभ हो रहा है, तो सेल्स प्राइस अपना क्या होना चाहिए 4/3 होना चाहिए। तो 4/3 अपना सेल्स प्राइस होगा। आगे अपने को क्या दिया हुआ है, आगे जो अपने को इसमें दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड इसमें अपनी क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। जो टोटल अपने को सेल्स प्राइस दिया हुआ था वो 2080 रुपये, टोटल सेल्स प्राइस अपने को 2080 रुपये दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लेना। अगर टोटल जो सेल्स प्राइस है 2080 रुपये अपने को दिया हुआ है और ये जो अपना सेल्स प्राइस आ रहा है इन दोनों का, तो टोटल अपने को 2080 रुपये दिए हुए हैं। तो अब एक्स की वैल्यू अपने इजीली निकाल सकते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू अपने किस तरह से निकालेंगे। अब तो इस 4/3 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4, यहाँ से इसको उठा देते हैं अपने, ठीक है। इससे अगर अपने काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा और इसको अगर काटेंगे तो ये अपना जाएगा यहाँ से 20 बार जाएगा, तो 520 आ जाएगा और 6 1560 अपना आ गया यहाँ पे। देखिए अपने पास 1560 आ चुका है। तो अब अपने क्या करेंगे, ये 840 उस साइड लेके जाएंगे और 1560 में से अगर अपने 840 माइनस करेंगे तो अपने पास बच जाएंगे 720 और 18x के बराबर अपने पास 720 है। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 40 रुपये आ जाएगी। x की वैल्यू अपने पास 40 रुपये आ जाएगी, यानी जो चावल बी है उसका सीपी कितना आ जाएगा 40 रुपये आ जाएगा। अपने मासिक वेतन में से 48 रुपये निवेश करने के बाद सीमा शेष धनराशि को आवास किराया, खाद्यान्न सामग्री व दवा पर क्रम 6, 4, 7 के अनुपात में व्यय करती है। देखिए यहाँ पे अपने को ये दिया हुआ है कि यदि दवा पर उसके व्यय जो है दवा पर वो कितना उसका मासिक वेतन के 35% के बराबर है, तो सीमा का मासिक वेतन क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए अपने सीमा का मासिक वेतन अपने को नहीं दिया हुआ, तो सीमा का मासिक वेतन अपने मान लेते हैं कि 4800 रुपये। तो अपने सीमा का मासिक वेतन यहाँ पे मान लेते हैं x रुपये। माना कि सीमा का जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन अपने x रुपये मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर अपने मासिक वेतन यहाँ पे x रुपये मान लेते हैं तो अपने को यहाँ पे ये पता है कि किराए पे उसने कितना दिया है, किराए पे 6 है और खाद्यान्न पे कितना है, खाद्यान्न पे 4 है और अपने को दिया हुआ है कि दवा पे 7 अनुपात है। तो दवा पे जो अनुपात दे रखा है वो 7, ये अपने को अनुपात दिया हुआ है अलग अलग, ठीक है। तो अगर अपने को ये अनुपात अलग अलग दे रखा है इन्होंने, इसके बाद इसने ये बोला था कि 48 रुपये उसने निवेश किया, ठीक है। उसके बाद जो शेष राशि है उस पर ये अनुपात है। तो x में से मैं 48 रुपये निकाल देता हूँ, यानी x माना टोटल सैलरी, और उसमें से अगर मैं 48 रुपये निकाल देता हूँ तो बाकी जो सैलरी है वो मेरे पास बच जाएगी, ठीक है। बाकी जो मेरे पास सैलरी बचेगी उसमें भी मेरे को एक चीज़ दे रखी है कि दवा पर जो उसने व्यय किया वो उसके मासिक वेतन के 35% के बराबर है। अब देखिए दवा पे उसने कितना खर्च किया है, 7 खर्च किया है यहाँ पे, और टोटल अपना रेशियो कितना बन रहा है यहाँ पे 6 और 4 10 और 7 17 का बन रहा है। 17 में से अगर अपने 7 लेंगे यहाँ पे और बराबर इसने क्या बोला अपने को कि दवा पे जो उसने खर्च किया वो उसके मासिक वेतन का 35% के बराबर है, यानी मासिक वेतन x रुपये उसका, तो x का 35% इसके बराबर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 35x/100, ये अपनी एक इक्वेशन बनेगी। इसको अगर अपने सोल्व करें तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा और अपना आंसर जो वो आ जाएगा। देखिए किस तरह से होगा, 7 को अगर 5 बार काटेंगे तो 7 5 35, 5 से ये 20 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास x/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं अपने तो 20x - 96,000 बराबर 17x अपने पास आ जाएगा। इस साइड लेके आएंगे 3x आ जाएगा, इधर 96,000 अपना आ जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 32,000। तो सीमा का मासिक वेतन अपने पास कितना आ गया 32,000। अपने मासिक वेतन में से धीरेन ने 30% भाग म्यूचुअल फंड में निवेश किया। देखिए
मासिक वेतन धीरेन का मान लेते हैं 100 रुपये, यानी मासिक वेतन जो है वो अपना माना 100 रुपये है, ठीक है। और ये अपने को बोल रहा है कि 30% जो है वो म्यूचुअल फंड में निवेश किया, यानी म्यूचुअल फंड में कितना निवेश किया, म्यूचुअल फंड में 30% निवेश कर दिया उसने, 30 रुपये निवेश कर दिए मान लिए अपने, ठीक है। उसके बाद अपने को आगे क्या दिया हुआ है कि अपने शेष वेतन में से उसने 20% भाग घर के किराए के रूप में अदा किया। अब देखिए शेष वेतन 100 में से अगर 30 निकाल दिया तो उससे 70 रह गया अपने पास, और 70 में से उसने 20% यानी 70 का 20% कितना होता है, 14 रुपये उसने घर के किराए के रूप में अदा किए। उसके बाद उसके घर का किराया, खाद्यान्न एवं दवा पर जो संगत व्यय का अनुपात है वो 7, 12 और 8 दिया था। यदि धीरेन के पास शेष धनराशि 4400 रुपये है तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखिए अब अपने को आगे दे रखा है खाद्यान्न और दवा पर भी अपने को अनुपात दे रखा है, खाद्यान्न और दवा पर भी अपने को अनुपात दिया हुआ है, पर इसने ये अपने को अनुपात दिया है, इसमें ये बताया है कि जो घर का किराया है उसका अनुपात 7 है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 14 रुपये दे रहा है, वो बोल रहा है 7 अनुपात दे रहा है, तो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2 रुपये आ गई। जब एक अनुपात की वैल्यू 2 रुपये आ गई तो अपने को यहाँ पे बोला कि खाद्यान्न पे कितना अनुपात है, 12 अनुपात, तो 12 की वैल्यू 24 रुपये, और दवा पे अपने को कितना अनुपात दिया हुआ है, 8 अनुपात दिया है, तो यहाँ पे 8 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 16 रुपये हो गया। अब ये टोटल रुपये अपने पास आ चुके हैं 100 में से, बाकी जो भी बचेगा वो बराबर होगा 4400 रुपये का, यानी शेष 4400 रुपये है। देखिए ये अपने पास हो गया 10, 20, 40 और 30, अपने पास हो गया ये 70, बाकी जो भी अपने पास बचेगा तो अपने यहाँ से हो गया अपने पास 84, तो बाकी अपने पास बच गया 16 रुपये। तो 16 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4400 के बराबर होगी। तो 16 से अगर इसको अपने डिवाइड करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 16 से ये अपने आ जाएगा 2 बार 32 पे, और इसके बाद अपने पास जाएगा ये 120 यहाँ पे आ चुका है। 120 पे अगर अपने इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास जाएगा ये 16 7 112 और 16 5 ऐसे, यानी 27,500 रुपये अपने पास जो राइट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन अपने रिटायरमेंट फंड का 30% सवय के लिए रख लिया। देखिए मोहन जब रिटायरमेंट हुआ तो उसको कोई फंड मिला, मान लीजिए 100 रुपये का उसको फंड मिला था। अपनों ने मान लिया कि जो रिटायरमेंट उसको फंड मिला था आरएफ वो मिला था 100 रुपये का, ठीक है। उसमें से उसने स्वयं के लिए कितना रखा हुआ है, 100 में से उसने क्या किया कि 30% स्वयं के लिए रख लिया, तो 100 में से 30 रख लिया तो 30 आ गया अपने पास। अब उसने बोला कि शेष को उसने अपनी पत्नी, इकलौते पुत्र व इकलौती पुत्री के बीच 7, 3, 4 के अनुपात में वितरित कर दिया। अब देखिए उसके पास शेष बचा हुआ था 70 रुपये, इसमें से उसने अपनी पत्नी को भी दिया है और इकलौते पुत्र को भी उसने दिया है और पुत्री को भी दिया है। अनुपात क्या दिया उसने, अनुपात उसने दिया अपने को 7, 3 और 4, 14 अनुपात दिया। 14 की वैल्यू अगर 70 के बराबर करेंगे तो एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 5, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 7 5 35, 5 3 15, 5 के 20, ठीक है। ये अपने पास रेशियो आ गया इनका। रेशियो मान लीजिए इनका जो 100 में से अपना डिवाइडेशन है रुपए का वो मान लीजिए, ठीक है। यदि मोहन द्वारा सवय के लिए धनराशि और उसके पुत्र को दी गई धनराशि के मध्य अंतर 31,500 रुपये का है। देखिए 31,500 रुपये का डिफरेंस कौन सा है, ये वाला और ये वाला, यानी स्वयं और पुत्र के लिए जो राशि थी उसका डिफरेंस अपने को दे रखा है और उसकी वैल्यू 31,500 रुपये है। तो अपने को यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15%, 15 की वैल्यू ये तो 100 की वैल्यू निकालनी है, उसका रिटायरमेंट फंड अपने को निकालना है। तो 15 से 2 बार जाएगा, 15 से 1 बार जाएगा, यानी 2,10,000 रुपये का उसको रिटायरमेंट फंड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतीश अपने मासिक आय में से 20% बचत करता है, यानी मान लीजिए सतीश की मासिक आय कितनी है 100 रुपये है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि परसेंटेज से यही क्वेश्चन आज तक एग्जाम के अंदर आता है और अभी भी आगे आने वाले एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन मैं कवर करूंगा जो आपके एग्जाम के अंदर परसेंटेज आते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा आपको। अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है, मासिक आय 100 रुपये है, सेविंग कितनी करता है वो, सेविंग करता है 20%, यानी 20 रुपये की सेविंग करता है। उसके बाद उसकी शेष आए, मान लीजिए 100 में से अगर 20 निकाल दे तो मेरे पास शेष 80 रुपये रह गए। उसमें से उसने क्या किया, अपनी माता और बहन को भी उसने दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे अपने को दिया हुआ माता और यहाँ पे उसकी बहन को उसने कुछ राशि दी है इसमें से, तो उसने क्रमशः 1/4 यानी माता को तो 1/4 दिया और बहन को 1/2 दिया, ठीक है। तो 80 का अगर 1/4 अपने करें तो अपने पास कितना आ जाएगा 20 रुपये, और 1/2 करें तो अपने पास आ जाएगा 40 रुपये। तो यहाँ पे कितने दे दिए उसने 60 रुपये, यहाँ पे दे दिए 20 रुपये, यहाँ पे दे दिए 80 रुपये, टोटल उसने दे दिए। अभी भी उसके पास शेष कितने हैं 20 रुपये शेष है। आगे उसने क्या बोला कि शेष राशि को अपनी कार की EMI भर देता है। यदि उसकी कार की वार्षिक EMI
60,000 है तो उसका मासिक वेतन क्या है? देखिए वार्षिक ईएमआई अपने को दे रखी है 60,000 रुपये, पर अपने को मासिक चाहिए। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मासिक जो ईएमआई है उसकी वो कितनी आ गई? 5,000 रुपये। वो कह रहा है कि 5,000 रुपये मैं मासिक भर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी मेरे को 80 रुपये यहाँ पे हो गए, 20 रुपये बचे हुए हैं वो मैं ईएमआई के रूप में भर रहा हूँ। तो 5,000 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 20 के बराबर। और मासिक आय उसकी कितनी है? 100। तो मासिक आय कितनी हो जाएगी? 25,000 रुपये जो है वो मासिक आय उसकी हो जाएगी, 25,000 रुपये। एक चुनाव में एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 80% मतदाता मतदान करते हैं। केवल 2 प्रत्याशी राम और श्याम हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है। राम ने चुनाव 600 मतों से जीता है। यदि राम को 15% कम वोट मिले तो परिणाम टाई होता है। तो गांव में कुल कितने पंजीकृत मतदाता है? देखिए ये चुनाव वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आता है तो स्टूडेंट बहुत सारे इसको गलत करते हैं। तो पहले आप खुद से इसको सोल्व कीजिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर वीडियो को पूरा वॉच करके देखिए कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या है। तो आप इसका आंसर एक बार कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर और फिर इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए एक चुनाव जो है उसमें एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 80% मतदान करते हैं। मान लीजिए टोटल वोट अपने पास 100x है गांव के अंदर, अब 80 लोग जो वो मतदान करते हैं, यानी 80x लोग ही मतदान करते हैं उस गांव में। 2 ही प्रत्याशी उसमें राम और श्याम। मान लीजिए राम को R से प्रेजेंट कर दिया और श्याम को S से कर दिया अपनों ने। अब इसने बोला कि राम ने चुनाव 600 मतों से जीता है, तो डेफिनेटली अपने को पता है कि अगर राम जीत रहा है तो राम को वोट ज्यादा मिलेंगे तभी जीतेगा। मान लीजिए राम को अगर x वोट मिले तो श्याम को x माइनस 600 वोट मिलेंगे। अगर राम को x वोट मिलते हैं तो श्याम को x माइनस 600 वोट मिलेंगे, यानी श्याम को वोट कम मिले, राम को ज्यादा मिले। तो इसके बाद इसने क्या बोला? यदि राम को 15% कम वोट मिले होते। अब देखिए ये बोल रहा है कि राम को 15% कम वोट मिले होते। मैं कह रहा हूं पहले x वोट मिल रहे थे राम को, अब अगर 15% कम मिल रहे हैं x का, तो अपने को मिल कितने रहे हैं वोट? 85x वोट मिल जाएंगे। 85/x/100 अपने को वोट मिल जाएंगे। अब 15 वोट अगर राम को नहीं मिले, देखिए वोट जो वो ईवीएम के अंदर आ चुके हैं और 80 लोगों ने वोट किया, ठीक है, और उसमें से 15 वोट इसमें से मैं कम कर रहा हूं। इसमें से 15 वोट अगर कम कर रहा हूं, 2 ही प्रत्याशी है, तो वोट किसको जाएगा? राम का वोट कम होगा तो जाएगा किसके पास? श्याम के पास जाएगा वोट। अब श्याम को जो वो 15% वोट ज्यादा मिलेंगे, तो श्याम को अगर ज्यादा मिलेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 15x/100, ठीक है। अब देखिए ये इस साइड प्लस हो रहा है 15x/100, तो इस साइड अगर इसको लेके आऊं तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 70x/100 आ जाएगा, और बराबर में मेरे पास x/600 है। अब इस 100 से अगर x को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 100x हो जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? मेरे पास 60,000 हो जाएगा। तो अगर इसको काटूंगा इस साइड लेके आऊंगा फिर इस 100 को, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30x मेरे पास आ जाएगा। 30x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 60,000 आ जाएगी। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। x की वैल्यू 2000। अब ये 2000 अपना एक्चुअल आंसर नहीं है, इसने बोला है कि गांव के अंदर कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं वो पूछा है। ये 2000 रुपए 2000 जो वोट मिले हैं ये x, यानी 2000 वोट मिले हैं सिर्फ और सिर्फ राम को मिले हैं 2000 वोट। x की वैल्यू अपने पास 2000 आई है। इसको जो है 2000 नहीं मिले, इसको 600 कम मिले हैं, तो इसको 1400 वोट मिलेंगे अपने पास। अब इन दोनों को टोटल वोट कितने मिले? 2000 और 1400, 3400 वोट मिले इन दोनों को। अब ये जो 3400 वोट मिले हैं ना, ये वोट डाले गए वोट है। तो वोट कितने हुए थे? वोट हुए थे 80% वोट हुए थे। तो 80x की वैल्यू 3400 के बराबर है। इसने पूछा कि गांव में कुल मतदाता कितने पंजीकृत है, तो गांव में टोटल कितने लोग हैं, यानी जिनके वोट बने हुए हैं, तो वो लोग कितने हैं? 100x माने थे अपने ने। तो ये 80 की वैल्यू अपने को 100 की वैल्यू चाहिए। अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 4250 अपना राइट आंसर आ जाएगा। किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% छात्र इतिहास में और 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए तो अभ्यर्थियों की संख्या क्या है? देखिए यहाँ पे अपने क्या करेंगे कि वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपने। देखिए सबसे पहले अपने को दे रखा है कि नागरिक शास्त्र में 65% छात्र है। अगर वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको इंडिविजुअली वीडियोस के लिए हम डाल देंगे जल्दी चैनल पे। देखिए नागरिक शास्त्र में जो 65% छात्र है, तो 65 जो है मेरे पास नागरिक शास्त्र के अंदर दे रखे हैं, और हिस्ट्री के अंदर मेरे को दे रखे हैं 60% स्टूडेंट, ठीक है। 60% लोग यहाँ पे पास होते हैं, और दोनों के अंदर मेरे को दे रखे 40% लोग, यानी दोनों की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे अगर 40 आ रहा है, यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे 25 आना चाहिए, ठीक है। और इस साइड अगर बात करूँ तो मैं हिस्ट्री के अंदर कितना आना चाहिए? केवल हिस्ट्री के अंदर कितना आना चाहिए? 20% आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका पूरा का पूरा टोटल अपने पास 100 होता है, ठीक है। इस पूरे का टोटल 100 होता है, 100x। तो ये अपने पास कितना हो गया? 20, 20, 40
और 40 80 और 5 85 हो गया। तो अपने पास बच कितना गया, 15x बच गया अपने पास, 15x, यानी जो लोग फेल हो गए हैं, फेल कितने हुए 15x। और ये बोल रहा है कि 90 छात्र फेल हुए दोनों में, तो 90 की वैल्यू 15 के बराबर, और टोटल बताना है कितने थे, तो 600 स्टूडेंट टोटल थे, 600 स्टूडेंट क्लास के अंदर टोटल थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए थे, 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण का मतलब आप समझ रहे हो कि फेल हो गया। इसके बाद उसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने वाले न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्णांक क्या था। यानी इसके अंदर अपने को दो कंडीशन दे रखी है, यानी जो पास अंक, मान लीजिए आपने 10th के अंदर पास किया तो आपका परसेंटेज मार्क्स 2033 नंबर था, एक स्टूडेंट इससे कम मार्क्स लेके आ रहा है और एक स्टूडेंट इससे ज्यादा मार्क्स लेके आया, कम लेके आ रहा है वो तो फेल होगा, ज्यादा लेके आएगा 33 से वो पास होगा। तो यही चीजें यहाँ पे अपने को अप्लाई करनी है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो यार लाइक शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि आने वाले सेशन में और भी स्टूडेंट्स जुड़े और आप लोगों को इससे भी बेहतरीन कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। देखिए अगर उसने 28x मार्क्स ले दिए और उसमें मैं 55 अंक और जोड़ दूं, 28% तो उसने ले लिए, अगर उसमें 55 अंक और जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा बंदा। अब वो बंदा पास तो हो रहा है इस अंक पे। एक दूसरा बंदा है जिसको 37% अंक मिले हैं, बराबर में मान लेते हैं कि उसको 37% यानी 37x मिले हैं उसको, पर उसको जो है ना वो अपना मान लीजिए 33 मार्क्स का एक क्राइटेरिया रखा होता है, उस क्राइटेरिया से उसको 17 अंक ज्यादा मिल गए, 17 अंक उसको ज्यादा मिले हैं, यानी जो पासिंग मार्क्स थी उसे 17 अंक उसको ज्यादा मिले हैं। और उसको जो इस बंदे को 55 अंक कम मिले थे उसको ज्यादा मिले हैं। तो अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं, उसको 37% मिले और 17 अंक ज्यादा मिले, अगर 17 अंक मैं माइनस कर दूं तो ये दोनों जो वो बराबर हो जाएंगे, किसके, पासिंग मार्क्स के। तो इन दोनों में से हम x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखिए किस तरह से आगे करेंगे इसको, x का मान निकालेंगे तो देखिए इस साइड से अगर मैं इसको लेके आऊं तो माइनस हो जाएगा, मेरे पास 7 और 2 9x हो जाएगा यहाँ पे, और ये इस साइड जाएगा तो ये दोनों अपने पास कितने हो जाएंगे, ये अपने पास इस साइड जाके प्लस में हो जाएंगे, तो अपने पास हो जाएंगे 7 और 5 12, 5 और 1 6 7 72 हो जाएंगे अपने पास, ठीक है 72। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 8 मेरे पास आ चुकी है। अब देखिए 28x है तो 28 8 224 होते हैं, तो 224 यहाँ पे हो गए। अब देखिए 55 अंक उसके कम थे, उसको 224 अंक मिले और उसके 55 अंक अगर उस बंदे को और मिलते तो पास हो जाता, तो 55 उसको और मिलेंगे, 5 और 4 9 279 अगर मार्क्स मिलते तो वो बंदा पास हो जाता। तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स थे यानी उत्तीर्णांक थे वो कितने थे 279। अगर इस साइड लेके जाओगे तो 37 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे और 17 माइनस करोगे तो यही चीज अपने को देखने को मिलेगी। तो ये थे यार 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसी तरह से आने वाले सभी टॉपिक से अपने क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और रियल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए यार, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लेके आइए इस मंच पे, ताकि आने वाले टाइम पे आपके लिए और ज्यादा बेटर हम चीजें कर सके। और गाइडली का मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिया तो आप परचेज कर सकते हो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करिए तो या फिर क्लाउड्स की जो पीडीएफ है उनको परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो।